एक दिन आप खुद से पूछिए, क्या आप वाकई में एक स्वतंत्र नागरिक हैं या बस उन अधिकारों में खोया हुआ एक व्यक्ति जिसे कभी किसी किताब में संविधान पढ़ाया गया था लेकिन जिंदगी में कर्तव्य निभाना सीख नहीं पाया। अगर कर्तव्य है तो क्या है हमारे कर्तव्य? केवल रोटी कपड़ा मकान? संविधान ने हमें अधिकार दिए, लेकिन क्या हमने कभी उसे महसूस किया? हमें जीने का अधिकार मिला, क्या हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को गरिमा दिया? हमने मांगा आरक्षण, रोजगार, रोटी, सब जायज है, लेकिन क्या हमने कभी पूछा मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा योगदान क्या है, मेरा देश मेरे होने से कैसे बेहतर बन सकता है? स्कूल में सिर्फ नंबर लाए लेकिन नौकरी की सोच से मुक्त हुए? क्या आपने कभी भी देश के सार्वजनिक संपत्ति को ऐसे देखा जैसे वो आपके पिता के महीनों की कमाई से बना हो? क्या आपने कभी राष्ट्रध्वज को ऐसे छुआ जैसे माँ के आंचल को छूते हो? क्या आपने कभी सैनिक के शहीद होने पर अपने भीतर एक सवाल उठाया कि मैं देश के प्रति उसके बलिदान को जिंदा रख पा रहा हूँ? वो महज महीने के चंद सैलरी के लिए देश के नाम बॉर्डर पर सीने में पहली गोली खाने के लिए नहीं खड़े हैं, वो देश के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अगर मैं एक अच्छा नागरिक नहीं बन पाया तो मेरे अधिकार किस काम के? बिना कर्तव्यों के तो अधिकार महज स्वार्थ का हथियार बन जाते हैं। जब नागरिक उठता है, खराब व्यवस्था झुकती है, लेकिन जब नागरिक कर्तव्य निभाता है तब देश मुस्कुराता है। संविधान, संसद और अदालत तीनों ने अपना काम किया, अब बारी हमारी है। बीते 75 वर्षों में हमने सिर्फ अधिकारों की बात करते रहे, अधिकारों के लिए झगड़ते रहे, जूझते रहे, समय भी खपाते रहे। अधिकार की बात कुछ हद तक, कुछ समय के लिए किसी एक परिस्थिति में सही हो सकती है, लेकिन अपने कर्तव्यों को पूरी तरह भूल जाना, इस बात ने भारत को कमजोर रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भारत ने अपना बहुत बड़ा समय इसलिए गंवाया है क्योंकि कर्तव्यों को प्राथमिकता नहीं दी गई। इन 75 वर्षों में कर्तव्यों को दूर रखने की वजह से जो खाई पैदा हुई है, सिर्फ अधिकार की बात करने की वजह से समाज में जो कमी आई है, उसकी भरपाई हम मिलकर के आने वाले 25 वर्षों में कर्तव्य की साधना करके पूरी कर सकते हैं। इस एक मंत्र पर जरूर काम करें, और वो है देश के नागरिकों में कर्तव्य भावना का विस्तार। आप सभी अपनी शक्ति और समय जन जन में कर्तव्य बोध जागृत करने पर जरूर लगाएं। एक कमरे में अंधेरा था तो उस अंधेरे को हटाने के लिए लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग काम कर रहे थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, लेकिन किसी समझदार ने जब एक छोटा सा दिया जला दिया तो अंधकार तुरंत दूर हो गया। वैसे ही ताकत कर्तव्य की है, वैसी ही ताकत छोटे से प्रयास की भी है। हम सभी को देश के हर नागरिक के हृदय में एक दिया जलाना है,
कर्तव्य का दिया जलाना है। हम सभी मिलकर देश को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाएंगे तो समाज में व्याप्त बुराइयां भी दूर होगी और देश नई ऊंचाई पर भी पहुंचेगा। भारत भूमि को प्यार करने वाला, इस भूमि को मां मानने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो देश को नई ऊंचाई पर ना ले जाना चाहता। कोटि कोटि लोगों के जीवन में खुशहाली न लाना चाहता। सभी इस बात के साक्षी रहे हैं कि भारत की छवि को धूमिल करने के लिए किस तरह अलग अलग प्रयास चलते रहे हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत कुछ चलता रहता है। इससे हम ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये सिर्फ राजनीति है। ये राजनीति नहीं है, ये हमारे देश का सवाल है। और जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ये भी हमारा दायित्व है कि दुनिया भारत को सही रूप में जाने। आजादी का अमृत महोत्सव कोई राजनीतिक शब्द नहीं है, फिर से एक विचारों की क्रांति का है। ये कोई कहानी नहीं है, ये भारत के सपनों की एक कड़वी हकीकत है। कुछ ही साल पहले की बात है, इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ एक आईआईटी कॉलेज पहुंचे देश के लिए नई प्रतिभा तलाशने। लेकिन सामने जो दृश्य था यह चौंकाने वाला था। उन्होंने खुद बताया, हमने जब छात्रों को इसरो के करियर अवसर और काम के प्रकृति को समझाया, सब ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही सैलरी स्ट्रक्चर दिखाया, करीब 60% छात्र वहीं से उठकर चले गए। एक और लंबी कतारें थी गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों की, और दूसरी ओर भारत के लिए काम करने वाला इसरो लगभग खाली रह गया। और तब उन्होंने कहा, जो छात्र इसरो में आते हैं वो पैसों के लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम करने आते हैं। सोचिए, जिस संस्थान ने हमें चांद और मंगल तक पहुंचाया, आज उसके लिए हमारे अपने बच्चों की रुचि इतनी कम क्यों है? लेकिन क्या किसी ने सोचा कि चंद्रयान और मंगलयान बनाने वाले उन्हीं कम सैलरी वालों ने देश को विज्ञान और स्वाभिमान दिलाया था? क्या किसी ने सोचा कि जिन हाथों से खुद नासा इंस्पिरेशन लेता है, मतलब कई ऐसे भारतीय वैज्ञानिक हैं जो नासा में काम करते हैं, तो भारत के उन हाथों को हमने कमजोर विकल्प मान लिया। सही मायने में आपने धोखा किया देश से। अपनी जरूरतों तक भारत का संसाधन को इस्तेमाल किया, वो हर सुविधाएं ली जो किसी और के नाम हो सकता था। शायद वो देश के लिए कुछ कर जाता। क्या हमारा कर्तव्य यह नहीं कहता कि हम देश के वैज्ञानिक संस्थानों को सिर्फ तालियां नहीं, अपनी प्रतिभा भी दें? हमने राष्ट्र के लिए काम करने को प्लान बी बना दिया, सरकारी नौकरी और विदेशों के लिए काम करने को सक्सेस। क्या इसी मानसिकता से हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे? क्या हमारी शिक्षा हमें सिर्फ अधिकार मांगना सिखा रही है या कर्तव्य निभाना भी सिखा रही है? इसरो महज प्लेसमेंट नहीं है, वो आपके भीतर का भारत है। वो इंतजार कर रहा है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, एक राष्ट्र के लिए भी जिए। कर्तव्य को निभाने वाला एक युवा किसी एक मिशन को नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को उड़ान देता है। एयर इंडिया के क्रैश में सैकड़ों मौत को तकनीकी खराबी का नाम दे जाते हैं, कभी ट्रेन तो कभी प्लेन। हमारा कर्तव्य अब व्यक्तिगत बन गया है। हमारी जागरूकता भी मीडिया के ब्रेकिंग न्यूज की तरह बदलती रहती है, क्योंकि आपने शिक्षा का सही अर्थ ही नहीं समझा, इसलिए आप में वो आवाज नहीं है, इसलिए उत्तरदायी में देश भावना नहीं रह गया। कभी सोचा है क्या जब देश के सैनिकों का कर्तव्य भी स्वार्थ और व्यक्तिगत बन जाए तब क्या होगा? श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश? क्यों देशभक्ति और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे सैनिकों की है? अब बोलिए, क्या अब भी आपको लगता है आप आजाद हैं? शायद होंगे, लेकिन अपने विचारों से अब भी अधूरा है, क्योंकि हम एक ऐसा समाज देख रहे हैं जहां शादी प्यार नहीं, प्रेशर कुकर बन चुकी है। परिवार कहता है लोग क्या कहेंगे, और लड़की अपने सपनों को सिंदूर के नाम संस्कार की चादरों में ढक देती। कोई पूछता नहीं कि वो देश के नाम क्या करना चाहती थी, बस ये पूछ जाता है शादी कब कर रही। लड़के को भी शांति नहीं है,
नौकरी का बोझ और परिवार की जिम्मेदारी से बाहर कुछ सोच ही नहीं पाता। प्यार अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन गया है और शादी समाज का सौदा। मैं देखता हूँ कि ऊंची जाति वाले अपना सरनाम शान से बोलते हैं, शर्मा हूँ, मिश्रा हूँ, पांडे हूँ। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? और एक दलित बच्चा अपने फॉर्म पर उपनाम छोड़ देता है, कहीं मजाक न बन जाए, और वहीं से शुरू होता है उसका आत्मविश्वास का गिर जाना। ये कैसा समाज हमने बना लिया है, जहाँ इंग्लिश बोलना समझदारी है और हिंदी बोलना शर्म। सोशल मीडिया पर सब खुश दिखते हैं, पर अंदर से टूटे हैं, रील्स में डूबे, रिश्तों से दूर, खुद से मिलने की हिम्मत नहीं, एक दूसरों की बुराई से नफरत भरा समाज बना डाला हमने। फिर मैं संविधान खोलता हूँ और वहां लिखा है आर्टिकल 51A, और वो कहता है, क्या सिर्फ मांगने आए थे? कभी देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का सोचा है? और फिर सवाल बदलते हैं, क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं कि मैं अपने देश का सम्मान अपने कर्तव्यों से पूरा करूं, राष्ट्र की एकता बनाए रखूं, जाति, धर्म और भाषा के नाम पर नफरत न फैलाकर भारत के इतिहास और अपनी उन सामाजिक नाकामियों को जानकर उसमें बदलाव लाऊं? हम वेस्टर्नाइजेशन को मॉडर्नाइजेशन समझ बैठे हैं और संस्कारों के नाम पर आजादी का गला घोटते रहे। हमने परंपरा को सीढ़ी नहीं जंजीर बना दिया है। अगर हम अपने मूल कर्तव्यों को निभाएं, तो शायद कोई लड़की फिर कभी अपने करियर को शादी में कुर्बान न करे। जब सही रूप में शिक्षित होंगे, तो महिलाएं घर के झगड़ों से बाहर निकल देश के अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देगी। शायद कोई लड़का सिर्फ पैसे के लिए विदेश न भागे, बल्कि इसरो जैसे संस्थानों को चुने। फिर कोई बच्चा डर से अपना सरनेम छुपाना बंद कर दे। फिर हम भाषा से नहीं, चरित्र और व्यवहार से एक दूसरे को पहचाने। जब हम सोचेंगे, तभी देश बदलेगा। तभी हर 5 साल में एक बटन सही दबेगा, जो हर रोज देश का दिशा तय करेगा। बहुत लोग आज भी वोट इसलिए देते हैं क्योंकि उनके परिवार के पूर्वजों ने हमेशा इसी पार्टी को वोट दिया था। कुछ लोग जाति देखकर वोट करते हैं, लेकिन क्या कोई समाज उस नेता की असफलता की जिम्मेदारी लेता है जो वो 5 साल तक उस इलाके में लौट कर भी नहीं आता? वोटिंग में भी महिलाओं का निर्णय खुद का नहीं होता। पति जो कहे वही सही, घर वाले जिस पार्टी को माने वही वोट। क्या हमने उन्हें बताया कि उनका विचार भी उतना ही शक्तिशाली है जितना किसी संसद के सदस्य का? नहीं, क्योंकि हमने महिलाओं को सदियों से केवल भोग का वस्तु समझा है। घर के फैसलों में महिलाओं का दखल न देने की सलाह तो पुरुषों ने जैसे अपना अधिकार मान लिया है। कैसे कोई नेता करोड़ों की गाड़ी में बैठता है और उसके ही क्षेत्र का बच्चा नंगे पैर स्कूल जाता है? कभी ये सवाल आपके दिल में उठा या हमने कभी उससे जवाब मांगा? नहीं, क्योंकि हमें लगता है मेरे एक सवाल से क्या होगा। यही सोच देश को खोखला कर रहा है। जब हर व्यक्ति सोचता है मुझसे क्या फर्क पड़ेगा, तब पूरा समाज धीरे धीरे गुलामी की मानसिकता में चला जाता है। फिर सब अपना अपना सोचता है, तो देश का कौन सोचेगा? और जब राजनीति गंदी लगती है, तो सवाल नेता से नहीं, खुद से पूछिए कि क्या मैंने कभी बदलाव की कोशिश की? क्या मैंने कभी किसी अच्छे उम्मीदवार को चुना? अपने कर्तव्यों की किताब को कभी नहीं खोला। मैं भी इस देश का ही नागरिक हूँ। हम आम नागरिक आम नहीं है, इस देश की ताकत है। हमें शिक्षित होना है, आपस में प्रेम बढ़ाना है। मैं भी जानता हूँ कितनी तकलीफें हैं, कितने सच कितने झूठ हैं। महसूस कर सकता हूँ उन तकलीफों को। एक बड़ा तबका है भारत में जहाँ लोग डिग्री आधारित शिक्षित तो हैं, लेकिन नैतिकता के स्तर पर अत्यंत कमजोर। उनके सिविक सेंस से गुस्सा आता है, लेकिन हमें नफरत नहीं, अपनी सही ज्ञान की समझ और प्यार से उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर देना है। जरा सोचिए, देश एक तरफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी, तो वहीं एक तरफ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने समाज सुधार का काम कर रहे थे। और उस समय की समाज की सामाजिक कल्पना तो आप कर ही नहीं सकते। विचारों में परिवर्तन के बिना आजादी कितना मुश्किल था। मानव व्यवस्थाओं में अपार खामियां हैं। आवाज उठाने वालों को कुचल दिए जाते हैं, भ्रष्टाचारियों का शिकार होना पड़ता है। लेकिन क्या यूं ही छोड़ दे हम इन व्यवस्थाओं को ताकि हमारे देश का और शोषण होता रहे? क्या हम अपना कर्तव्य छोड़ दें? इनके इरादे भी इसलिए मजबूत हो जाते हैं क्योंकि हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों से पीछे हट जाते हैं। अगर ऐसे ही हम सब यूं ही चुप रह जाएंगे, तो कौन आ रहा है देश को बनाने? कहाँ खो गया हमारा संविधान का मूल कर्तव्य का अनुच्छेद 51A?
हमने सफाई, सार्वजनिक संपत्ति और सिस्टम की गरिमा को मजाक बनाया, क्योंकि हमने देश को मेरा नहीं सरकार का मान लिया। आपको ये सब मजाक लग रहा होगा, लेकिन बातों बातों में हमने संविधान के मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों को एक कहानी और सवालों की तरह आपसे साझा किया। हमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, सड़कों पर उतरने की भी जरूरत नहीं है, हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि देश सड़कों की आंदोलन से नहीं विवेक से बदलेगा। हमें हर युवा को बताना होगा कि राजनीति गंदी नहीं, हमारा बाहर रहना उसे गंदा बनाता है। जब आप नहीं आएंगे राजनीति को अच्छा बनाने, तो वो गंदी राजनीति हर दिन आपके पास आएगी। ऐसा एक पल नहीं जो राजनीति का शिकार न हुए हो आप। हमें हर महिला को सशक्त करना होगा कि वो सिर्फ वोट नहीं डाले, निर्णय भी खुद ले। हमें हर नागरिक को ये बताना होगा। आज भारत में कुल 2763 राजनीतिक पार्टियां रजिस्टर्ड है। इतने में तो व्हाट्सएप ग्रुप भी मैनेज नहीं होता, तो देश का फ्यूचर कैसे मैनेज होगा? सोचिए जरा, इतने सारे राजनीतिक दल आखिर लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? क्या ये सच में हमारे हक की लड़ाई है या फिर अपने अपने हक और स्वार्थ की? गांधी जी हमेशा मानते थे कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब उसकी जड़ें गांव तक जाए। उन्होंने ग्राम स्वराज्य का सपना देखा था। उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया, जिससे पंचायती राज और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला। मतलब निर्णय नीचे से ऊपर जाए और असली विकास हर गांव, हर कस्बे तक पहुंचे। लेकिन जब राजनीतिक दलों की संख्या इतनी अधिक हो जाए तो सवाल उठता है, क्या कोई ठोस और स्थिर दिशा तय हो सकती है? हर पार्टी कहती है हम अपने अपने क्षेत्र की आवाज उठाते हैं, पर इतनी विविधता और टकराव के बीच क्या कोई राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट विकास हो पाता है? पार्टियां बना देना बहुत आसान है, बट उन पार्टियों को बनाना पड़ता है। जोड़ तोड़ देश की ना जाने कितनी व्यवस्थाएं उनमें उलझ के रह जाती है, ना जाने उसमें कितना धन लगता है। आप जरा सोचिए, क्या सिर्फ पार्टियां बना देना समाधान है? कुछ उदाहरण जानते हैं। अमेरिका में दशकों से बस 2 मुख्य पार्टियां हैं। हाल ही में एलन मस्क ने तीसरी पार्टी का ऐलान किया, जो अब कुल मिलाकर 3 है। मैं तुलना नहीं कर रहा, बस ये याद दिला रहा हूँ कि किसी भी देश के विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता कितनी अहम होती है। हमारे यहाँ समस्या और गहरी है, क्योंकि हम पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन सचमुच शिक्षित नहीं, बस सिर्फ डिग्रीधारी। हमने शिक्षा को सिर्फ नौकरी पाने तक सीमित कर दिया है, जबकि शिक्षा का सही अर्थ है स्वयं का विकास। और जब तक इंसान खुद नहीं बदलेगा, अपनी सोच और जिम्मेदारियों को नहीं समझेगा, तब तक राजनीतिक स्थिरता भी अधूरी रहेगी और विकास की राजनीति भी अधूरी रहेगी। पुरानी व्यवस्था को भीतर से बदलना हमारा कर्तव्य है। हमें आलोचना करनी है, लेकिन साथ में समाधान भी देना है। सरकार अगर अच्छा करे तो समर्थन भी होनी चाहिए, ताकि कोई और पार्टी हमें झूठे वादों से बहका न पाए। और जब सरकार गलत करे तो चुप न रहकर लोकतंत्र की असली भूमिका निभाए। सवाल पूछिए और जवाब में जब गंदी राजनीति मिले, तब वक्त आने पर आप अपना अंगूठे का ताकत दिखाइए। देशभक्ति का मतलब सिर्फ तिरंगा लहराना नहीं है। देशभक्ति है जब आप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि वोट देना केवल अधिकार नहीं, राष्ट्र निर्माण। देशभक्ति है जब आप अपने घर के कूड़ों को सड़क पर नहीं फेंकते, अपने देश को गंदा नहीं करते, ना कि सिर्फ स्वच्छ भारत का नारा लगाते। देश को बदलने के लिए अब कोई महापुरुष जन्म नहीं लेने वाला। देश बदलेगा तो सिर्फ विचारों की जादू से। जरूरत है सिर्फ तो आपको अपने कर्तव्य को समझने की। आज भारत की औसत उम्र 29 साल है, यानी हम दुनिया की सबसे युवा आबादी है। लेकिन ये युवा शक्ति अगर सिर्फ नौकरी और विदेश तक सीमित रह जाएगी, तो भारत कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। देश बदल सकता है, बदलाव हो सकता है, लेकिन तब जब हर व्यक्ति सिर्फ मैं नहीं, हम भारत के लोग बन जाए। अंत में मैं अपने वीडियो का अंत देश के रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी की बातों से करना चाहूंगा। उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा था, भारत विदेशियों से इतना नहीं हारा, अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ ऐसी कोई लड़ाई नहीं जीती जिसमें कि अंग्रेजों के फौज में भारतीय सिपाही नहीं थे। उम्मीद है आप मेरे इस बात से समझ गए होंगे। भारत के निर्माण में सबसे बड़ा बाधक कोई और नहीं,
हमारे विचार ही है। आशा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में अपने देश के कर्तव्यों के प्रति एक नई चेतना, एक नया विचार और एक नई जिम्मेदारी जन्म लिया होगा। हमारा यह प्रयास उन सभी राष्ट्र निर्माताओं को समर्पित है जो मंच पर नहीं, नीति के पीछे राष्ट्र की नींव रखते हैं, और उन तमाम देशवासी जिन्होंने अपने अच्छे विचारों से एक खूबसूरत समाज और देश का निर्माण कर रहे हैं। देश जवानों के खून से सुरक्षित है, पर टिकता है हमारे नागरिकों की जिम्मेदारी से। जय हिंद, वंदे मातरम। घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है।